हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वो प्रश्न देखेंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, इससे पहले अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ लो। इसमें हम लोग जितने भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का, इसलिए मैंने लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जर्मनी है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। मतलब जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताना है। जो आपको पता है, चैप्टर में जितना पढ़ा है जर्मनी के एकीकरण के बारे में वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन इसी रिलेटेड छोटे क्वेश्चन में आता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था, तो इसी में आपका इसी क्वेश्चन में वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना, और बोर्ड एग्जाम में ये 4 या फिर 7 मार्क्स का आता है। तो देखो, राष्ट्रवादी भावनाएं, जो राष्ट्रवादी भावनाएं होती हैं वो मध्यवर्गीय, जो मध्य वर्ग के लोग थे, ठीक है, जर्मन में काफी ज्यादा व्याप्त थी। मतलब एक राष्ट्रवादी भावना है जो मध्यवर्गीय जर्मन में काफी ज्यादा व्याप्त थी। उन्होंने 1848 की बात है, 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, वो भी एक काम करना चाहे, वो क्या है कि एक क्या बनाना चाहे, संसद। ठीक है, यानी कि 1848 की बात है में जब महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, मगर ये जो पहल था, इस बात को, इस कहानी को राजशाही, जो मतलब राजशाही थे, ठीक है, और फौज की ताकत, और जो फौज थी, ठीक है, राजशाही और ये जो फौज की ताकत है ना, मिलकर दबा दिया। मतलब दबा दिया कि इस बात को बाहर ना आए और ये काम ना संभव हो। ठीक है, तो इसलिए जो राजशाही है और जो फौज की ताकत है उन्होंने मिलकर इन सारे बात को दबा दिया। ठीक है, तो जो राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया, और उनका जो है प्रशा के जो बड़े भूस्वामी है, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा खेत है, जमीन है, जायदाद है, बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। ठीक है, इस बात को दबाने के लिए। उसके बाद ठीक है, प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का जो है नेतृत्व संभाल लिया। ठीक है, उसके बाद जो मुख्यमंत्री है ना, मतलब उसके मुख्यमंत्री, जो इसका मुख्यमंत्री है इस एकीकरण का, वो है ऑटोमान बिस्मार्क, जो इस प्रक्रिया का जनक है। चाहे आप उससे मुख्यमंत्री कहो या फिर जर्मनी के एकीकरण का जनक कहो। ठीक है, जिसने प्रशा की जो सेना है और नौकरशाही की मदद ली, जो प्रशा की सेना है और उनकी जो नौकरशाही है उनकी मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान, 7 वर्ष के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, तीन देश, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। मतलब तीनों युद्धों में किसकी जीत हुई? प्रशा की जीत हुई। ठीक है, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, और जो जर्मनी का एकीकरण हो रहा था वो प्रक्रिया भी पूरी हो गई। और राजा विलियम प्रथम है को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। प्रथम सम्राट राजा विलियम प्रथम को ही घोषित किया गया। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इस तरह जो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ठीक है, और किसको पहला राजा घोषित किया गया? राजा विलियम प्रथम। और जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है? ऑटोमान बिस्मार्क। ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी, और आपका जर्मनी का एकीकरण पूरा कंप्लीट हो गया। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है, अब एक काम आप लोगों को करना है कि इटली का एकीकरण का संक्षेप में आप लोगों को याद करना है। इसको आप लोग कहीं से भी, बुक से भी, गाइड से ही, कहीं से भी आप ढूंढकर इसका आंसर आप लोग लिखो अपने तरफ से। HW है। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको भी मेहनत करना है, और हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इटली का एकीकरण आप लोग याद कर लेना। यहां से आपका 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लेना जो मैंने बना रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 क्वेश्चन। एक है जर्मनी का एकीकरण जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और इटली का एकीकरण आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए।
अगला क्वेश्चन देखो, यहां ये क्वेश्चन देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ रॉलेट एक्ट क्या था, जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था और उसका विरोध कैसे किया गया, मतलब जो रॉलेट एक्ट है उसका विरोध किया गया, तो उसका विरोध कैसे किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ, मतलब रिजल्ट क्या मिला। ठीक है, रिजल्ट बताना है, परिणाम क्या निकला। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। ये कानून है जो कि काफी बेकार कानून था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। जो रॉलेट एक्ट है ना, वो कब पारित किया गया, 1919 ईस्वी में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तभी अमृतसर में। ठीक है, तो इसी का विरोध कर रहे थे सारे लोग। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर, जो भारतीय लोग थे, जो भारत के लोग थे, ठीक है, पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, मतलब किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। ये देखो कितना गंदा कानून था कि मतलब शंका के आधार पर, अगर इस भारतीय पर शंका है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। ना कोई मुकदमा ना कुछ, केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये था भारतीयों के लिए कानून। ठीक है, जब अपना देश गुलाम था तब की ये बात है। तो ये है हमारा रॉलेट एक्ट की डिफिनीशन और क्या होता है ये। ठीक है, अब परिणाम क्या है देखो, अंग्रेजों ने जो राष्ट्रवादी भावनाएं, जो राष्ट्रवादियों पर, ठीक है, दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ कानून कर दिया। ठीक है, तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर, जो राष्ट्रवादी लोग थे, पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ कानून भी लगा दिया, जो कि अच्छा कानून नहीं था। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम निकला कि 13 अप्रैल को क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि बहुत खतरनाक कांड था। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए। ठीक है, बहुत सारे सेना मारी गई, तो बहुत खतरनाक ये था। विरोध क्या है, विरोध में आप लोग लिख सकते हो कि मतलब इसका विरोध करने के लिए विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। मतलब जो विभिन्न शहर थे वहां रैली निकाला गया, जुलूसों का आयोजन किया गया। ठीक है, एंड कई शहरों में दुकानदार ने दुकान को बंद करके अपना विरोध जताया। मतलब कई ऐसे शहर थे जहां जो दुकानदार थे उन्होंने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया कि इस कानून को बंद करना चाहिए, ये कानून अच्छा नहीं है। तो ये है विरोध, ये है परिणाम, ये है रॉलेट एक्ट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया कि रॉलेट एक्ट क्या है, उसका विरोध कैसा किया गया और इसका परिणाम क्या निकला। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, लिख भी दिया कि इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग रिपीट कर लेना, नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, एक टॉपर बनना है तो नोट्स बनाओ, एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स के बिना आप अभी याद हो जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आएगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। एक शॉर्ट नोट्स बनाओ जहां सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिख कर आप बोर्ड एग्जाम जब आए तो उसको आप याद करो। ठीक है, पढ़ लो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब है, सत्य का मतलब होता है सत्य और यहां आग्रह हो जाता है, सत्य की तरफ आग्रह होना। गांधी जी की यही कहना है कि सत्य की तरफ आग्रह होना। मान लो अगर कोई चीज है, कोई आंदोलन है, कोई आक्रमण है, कोई झगड़ा है, उसको अगर सत्य के द्वारा खत्म कर दिया जाए, कोई झगड़ा अगर हो रहा है तो उसको अगर सत्य के द्वारा खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है। उसको झगड़े करने से अच्छा नहीं है कि उसमें मारपीट हो, सब कुछ, ये अच्छा नहीं है। यही कहना था सत्याग्रह विचार में। ठीक है, तो देखो सत्याग्रह के विचार का मूल आधार क्या है, सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। ठीक है, जो सत्य है, सत्य में दम है। ठीक है, अगर आप सच्चे हो, सच्चाई पर चलते हो तो आप एक ना एक दिन जरूर सफल होगे। तो वही कहा गया है कि सत्याग्रह के विचारों का मतलब का आधार है, मूल आधार है सत्य की शक्ति, यानी कि सत्य की शक्ति पर या फिर सत्य की तरफ आग्रह की खोज करना। ठीक है, गांधी जी के इसके प्रबल समर्थक थे। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे कि सत्य की तरफ सबको अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है, उन्होंने इसकी व्याख्या किस प्रकार से की है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, मैं आपको 3 पॉइंट में समझाऊंगा, तीनों पॉइंट में आप समझ जाना। ठीक है, ज्यादा पॉइंट नहीं ले रहा हूं कि आप लोगों को दिक्कत हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपके मतलब उद्देश्य सच्चा है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप लाइफ में सक्सेस होंगे। ध्यान से समझना, कुछ लोग दिखावे के लिए मेहनत करते हैं और कुछ लोग जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। तो वो अगर आप अच्छे से, आपका उद्देश्य सच्चा है, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी नहीं लिखा है कि आप सक्सेस नहीं होंगे, सक्सेस होंगे। तो वही चीज है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, अगर आपका संघर्ष किसके, अन्याय के खिलाफ है, ठीक है, आप न्याय की तरफ जा रहे हो, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए उसको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है,
अगर आप सच्चे हो तो आपको कोई शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है कि आपको झगड़ा करना पड़े, शारीरिक बल होना चाहिए, ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे हो तो आपकी जीत होगी, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट है कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो जाते हैं। प्रतिशोध की भावना, जलन या फिर आक्रामकता या फिर झगड़ा करना, आक्रमण करना का सहारा लिए बिना, आप इन सब का सहारा लिए बिना आप सत्य के बल पर, सत्य की अहिंसा के बल पर आप संघर्ष में सफल हो सकते हो, आप सफल होंगे, ठीक है। यह है सत्य की शक्ति। तीसरा पॉइंट है इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है और गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। अहिंसा का धर्म ऐसा है जो सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है। यह है आपका सत्य की शक्ति, यानी कि सत्याग्रह का मतलब। ये 3 पॉइंट आप लिख देना, बोर्ड एग्जाम में आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगर आप सही से लिख रहे हो तो भले ही छोटा लिख रहे हो, एग्जामिनर को समझ में आए तो वही एग्जामिनर सोचता है कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लिखो कि एग्जामिनर के दिल को छू जाए। तो ये हमारा है सत्याग्रह का मतलब। अगला क्वेश्चन देखो, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इजी सा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अभी आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें जीव होते हैं। अजैव का मतलब होता है जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जीव नहीं होता है, वो होता है जैव और अजैव संसाधन। अब तो आप खुद से लिख सकते हो, कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जैव के बारे में समझा देता हूं, जैव संसाधन के बारे में। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। जीवमंडल से अगर जिसकी प्राप्ति होगी तो उसमें जीवन व्याप्त होगा, उसमें जीवन यापन होगा, ठीक है। तो मतलब जीवमंडल से होती है और जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है वो जैव संसाधन कहलाता है, ठीक है। अब जैव संसाधन का आप लोग एग्जाम्पल क्या लिखोगे? अपने खुद माइंड से सोचो कि जैव संसाधन का एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं। इतना तो आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि इतना आप लोगों की सोचने की शक्ति है। नहीं सोच सकते हो, आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि आप जीनियस स्टूडेंट हो, सब कुछ पता है क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो, तो ये सब पता है। बट मैं आपको बता देता हूं, जैसे मनुष्य है, मनुष्य की प्राप्ति कहां से हुई है? जीवमंडल से हुई है। तो बच्चों मनुष्य में लिख देता हूं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो, मनुष्य की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, इनके अंदर जीवन व्याप्त होता है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य हो गया, मैं छोटा छोटा ले रहा हूं। और वनस्पति जगत देखो, भले ही इसमें मतलब आपका इनकी भी प्राप्ति कहां से हुई है? वनस्पति जगत की प्राप्ति कहां से हुई है? जीवमंडल से हुई है। तो ये भी हमारा क्या है? जैव संसाधन है। और भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपका प्राणी जगत है, तो ज्यादा मैं नहीं लूंगा कि आप लोगों को बोरिंग महसूस हो, ठीक है। ऐसा पढ़ो, ठीक है, कि आप लोगों को अच्छा लगे। अब इससे ज्यादा एग्जाम्पल कहीं नहीं है, आप और बहुत सारा लिख सकते हो, पशु हैं, जानवर हैं, सब कुछ, बट ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारा जैव संसाधन। अब हम लोग समझेंगे अजैव संसाधन के बारे में। देखो, अजैव संसाधन का समझने से पहले देखो, जैव तो समझ में आ गया तो अजैव भी समझ में आ ही जाएगा। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। 2 बार मैंने लिख दिया, अजैव संसाधन कहलाते हैं। चलो एक ही बार रहने दो, अजैव संसाधन कहलाता है, ठीक है। अब सोचोगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखें? तो बहुत आसान है, चट्टाने निर्जीव होती है ना, जहां रहती हैं वहीं रहती हैं, कभी इधर से उधर नहीं होंगी, तो चट्टाने होंगी। और हमारा धातुएं हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं जो आप लिख सकते हो, धातुएं हैं, तत्व हैं, सब कुछ, ठीक है, आदि। बस यही 2 आप याद रखना, ज्यादा ना याद करो, ठीक है। 2 ही याद करो कि आपको याद भी रहे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 50 एग्जाम्पल याद कर लो और आपको एक भी ना याद रहे, डिसमिस रहो, ये जैव है, अजैव है, जैव है, अजैव है, ऐसे करके आप भूल जाओगे। याद उतना करो जितना आपकी क्षमता है, ठीक है। अगला, जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है। जल दुर्बलता, देखो, जल की दुर्लभता होना, कमी होना। जैसे जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल में कमी महसूस हो जाए तो उसे हम लोग जल दुर्बलता कहते हैं। जल में कमी होना, ठीक है। जैसा कि पता है कि आगे ऐसा भविष्यवाणी किया गया है कि जल में कमी होगी। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। जैसे पहला, बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है हानिकारक, प्रदूषण के लिए हानिकारक है, जल की दुर्लभता के लिए हानिकारक है, बहुत सारी चीजों के लिए हानिकारक है, ठीक है। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, अगर 1 लोग हैं तो वो कम जल पिएंगे, लेकिन अगर वही उसी परिवार में 15 लोग हो गए तो भैया 15 लोग उतना ही जल पिएंगे, तो जल की दुर्लभता होगी ही, कमी होगी ही। अगर 1 लोग प्रदूषण कर रहे हैं तो कम है, अगर वही 15 लोग करेंगे तो फिर प्रदूषण फैलेगा ही। तो वही बढ़ती जनसंख्या आप एग्जाम्पल अच्छे से लिख सकते हो कि जल अधिक जनसंख्या के घरेलू
घरेलू उपयोग में भी ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। देखो, जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग, केवल पीने के लिए, केवल खाना बनाने के लिए, केवल नहाने के लिए ही नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। तो जल की बहुत ज्यादा उपयोगिता है, घर में होता ही है, अगर खेत की सिंचाई करना है तो उसके लिए भी जल की उपयोगिता है। तो इसलिए जल को बचाकर रखो, बढ़ती जनसंख्या को थोड़ा सा कम करो, ठीक है। ज्यादा जनसंख्या बढ़ाना भी देश के लिए हानिकारक है, सभी के लिए हानिकारक है। अगला देखो, जल का असमान वितरण। जल का असमान जब वितरण किया जाता है, जैसे जल का, देखो भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है और वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों से भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। जहां कम वर्षा होती है, सूखा पड़ते हैं, तो भाई वहां अवश्य ही जल की दुर्लभता होगी, जल की कमी होगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां जल की मतलब जल को फालतू में वेस्ट किया जाता है, तो वो लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है, किसी के लिए काम आए जल तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखो, तीसरा नंबर पॉइंट यहां समझ लो, निजी कुएं या फिर नलकूप। बहुत से किसान हैं अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, मतलब उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, कैसों भी उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, खाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं। किंतु इसके कारण लगातार भूभाग जो भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है। इसके कारण ही जब जल को ज्यादा निकाला जा रहा है तो उसका जो जल का स्तर है वो नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो रही है। ये 3 पॉइंट आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना। एग्जामिनर का ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, फुल नंबर देगा। एक नंबर, आधा से आधा नंबर भी काटने से सोचेगा कि कैसे काटूं, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए थोड़ी सी, बस, ठीक है। तो आप लोग खुद से मत हारो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी लगातार करो। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगला देखो, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। जो सड़क परिवहन है उनके 3 गुण बताना है। सड़क परिवहन के 3 नहीं, आप बहुत सारे गुण बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको 3 गुण बता रहा हूं, लेकिन आप लोग सड़क परिवहन के बहुत सारे गुण बता सकते हो, ठीक है। तो 3 गुण कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तीनों गुण मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके। देखो, पहला, भारत जो है विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ये कोई गुण नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। और सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित हैं। 3 गुण निम्नलिखित हैं, जैसे पहला मैं आपको बताऊंगा, दूसरा और तीसरा, लेकिन आप इसको खुद के मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि सड़क पर आप क्या करते हो, बिना सड़क के आपका कोई काम नहीं होगा। अगर आपको मार्केट जाना है तो भी सड़क की आवश्यकता है, अगर कोई सामान घर से बाहर ले जाना है तो भी सड़क की आवश्यकता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाता हूं। पहला, सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहन साधनों के उपयोग से एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें हैं, रेलवे हैं, वायु है, सब कुछ, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, छोटा सा है। दूसरा, सड़कों का निर्माण लागत कम होती है। जो सड़कों का निर्माण लागत है वो अन्य परिवहन की अपेक्षा कम होती है और यह ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर भी बनाया जा सकता है। अब आपको तीसरा पॉइंट नहीं लिखा है, तीसरा पॉइंट मैं आपको खुद के मन से बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लेना कि जैसे जो यह है या फिर सड़क है, सड़क, ठीक है, या फिर यह कुछ भी लिख सकते हो। सड़क जो है, घर घर, जैसे घर घर सेवाएं, देखो घर घर, मैं आपको खुद से बता रहा हूं, जैसे घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है कि नहीं, ठीक है, कराता है कि नहीं। आप अपने मन से बताओ कि मतलब अगर कोई चीज ले जाना है, सड़कों के द्वारा ही ले जाओगे, कोई वाहन आपको सड़क पर ही जाएगा, तो वो घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है कि नहीं, करवाता है ना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अपने मन से लिखो, कोई गलत नहीं रहेगा, एग्जामिनर काटेगा नहीं अगर आप सही से लिखे हो, ठीक है। तथा सामान चढ़ाने, जैसे कोई भी सामान है चढ़ाने व उतारने की, जैसे देखो अगर कोई चीज है, ठीक है, सड़कों के द्वारा लाते हो तो वो सामान चढ़ाने व फिर उतारने में कम लागत लगता है, कम पैसे लगते हैं, ठीक है। कि लागत क्या है, कि लागत भी अपेक्षाकृत कम है। और अगर वही चीज आप किससे लाते हो, मान लो वायुयान से लाते हो, तो भाई उससे काफी ज्यादा पैसे खर्च होंगे, ठीक है। तो वही चीज ये है, वही चीज मैं आपको लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आए। बस यही 3 गुण आप याद रखना सड़क परिवहन का, फिर आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पूछा जाता है। मैं एक में लिख लिया हूं, लेकिन अलग अलग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि खुली बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। प्रच्छन्न बेरोजगारी को गुप्त बेरोजगारी भी कहा जाता है, ठीक है। ये अलग अलग पूछ लेता है, आप लोग एक साथ में आपको बता रहा हूं। देखो, खुली बेरोजगारी सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, बेरोजगारी का मतलब बेरोजगार होना, ठीक है, कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो मतलब रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है।
तो खुली बेरोजगारी का मतलब है कि वह परिस्थिति जिसमें किसी भी देश, कोई भी देश है, किसी भी देश में श्रम शक्ति तो अधिक है, मतलब श्रम शक्ति का मतलब है काम करने वाले लोग अधिक हैं किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा है, क्योंकि जो उनका औद्योगिक ढांचा है वो छोटा है, मतलब देश क्या है, छोटा सा है, लेकिन इसमें काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो फिर क्या होगा कि श्रम को काम नहीं मिलेगा और वो काम करने योग्य हैं, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो बड़े बड़े बोझा को उठा सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, पर वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा कर पाता, खत्म कर पाती है। खपा का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, नहीं खपा कर पाता, अर्थात श्रमिक जो है काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता। देखो श्रमिक काम करने के लिए इच्छुक है, काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, और यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है, और यही बेरोजगारी भारत के बहुत सारे क्षेत्र में पाई जाती है। ये खुली बेरोजगारी जो दिखाई देती है कि इतने सारे लोग बेरोजगार टहल रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, मिल ही नहीं रहा है, काम वो करने के लिए इच्छुक हैं बट उनके पास कोई काम मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उनका औद्योगिक ढांचा छोटा है। जो सिलेक्ट हैं वो सिलेक्ट हैं, जो नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं उनको बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब गुप्त बेरोजगारी देखो, ये भी एक बेरोजगारी ही, बेरोजगार हैं बट वो लग रहा है कि काम कर रहे हैं। जैसे वह परिस्थिति, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि किताब खोलकर बैठ जाएंगे, लग रहा है पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे, वो बेरोजगार हैं, उनका पढ़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन किताब खोलकर बैठे, लगता है 10-10 घंटे पढ़ते ही रहते हैं और अंदर क्या करेंगे, दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा है। वही चीज है गुप्त बेरोजगारी। जैसे देखो, वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में वो बेरोजगार हैं। जैसे भूमि के किसी टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है, उस पर 8 लोग काम कर रहे हैं, किंतु वास्तव में उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। मतलब उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। ये काम 5 लोग भी कर सकते हैं, मतलब 3 लोग फालतू भिड़े हुए हैं, वो बेरोजगार हैं, ठीक है। तो लोगों के काम करने से होता है, ये हमारा प्रश्न या गुप्त बेरोजगारी कहलाता है। ये दिखाई नहीं देता बट बेरोजगार होते हैं, ठीक है। तो आज हमने वो क्वेश्चंस देखे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और भी क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये हमारा है सोशल साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो जम के लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल बना तो सब्सक्राइब कर देना, एक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना ताकि वो भी वीडियो देख सकें, ठीक है। ऐसे करके हम लोग हर एक स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।